नमस्कार। मैं मोहनदास करमचंद गांधी आपका स्वागत करता हूं अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग की इस यात्रा में। यह मेरी जीवन कहानी नहीं है, बल्कि मेरे सत्य की खोज और आत्म सुधार के प्रयासों का लेखा जोखा है। मैंने अपने जीवन की हर घटना को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखा, ये जांचने के लिए कि सत्य और अहिंसा में कितनी शक्ति है। मैं आपसे अपने सारे अनुभवों, अपनी गलतियों और अपनी जीत को पूरी ईमानदारी से साझा कर रहा हूं। आइए मेरे साथ चलें मेरे बचपन से लेकर बापू बनने तक के सफर में। भाग एक। मेरा बचपन और विद्यार्थी जीवन एक मेरा जन्म और मेरी पूज्य माता मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। मेरे पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहते थे, राजकोट के दीवान थे। लेकिन मेरे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव मेरी पूज्य मां पुतलीबाई का रहा। मेरी माँ बहुत ही धार्मिक, सीधी और दृढ़ संकल्प वाली थीं। वह बिना खाए व्रत रखती थीं और बीमार होने पर भी व्रत नहीं तोड़ती थीं। मेरे अंदर जो आत्मनियंत्रण और ईश्वर में आस्था का बीज पड़ा, वह मैंने अपनी माँ की भक्ति और तपस्या को देखकर सीखा। मैंने बचपन में ही जान लिया था कि अच्छा व्यवहार केवल बातों से नहीं, बल्कि उदाहरण से सिखाया जाता है। दो, बचपन की भूलें और सत्य का पहला प्रयोग। मैं बचपन में एक बहुत शर्मीला बच्चा था। मैं किसी से बात करने में झिझकता था। इसी कारण मैंने कुछ नादानियां भी की। एक दोस्त ने मुझे यकीन दिलाया कि अंग्रेज इसलिए हम पर राज कर रहे हैं क्योंकि वे मांस खाते हैं और बलवान हैं। मैंने भी ताकतवर बनने के लालच में छिपकर मांसाहार करने का प्रयोग किया। लेकिन मैं अपनी मां से झूठ बोलने से बहुत डरता था। इसी डर और अपने वादे को तोड़ने के डर से मैंने उस प्रयोग को तुरंत छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रयोग तब हुआ जब मैंने चोरी की। मेरे भाई पर कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए मैंने उनके साथ मिलकर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा चुराया। यह चोरी मैंने लालच में नहीं, बल्कि भाई की मदद के लिए की थी। लेकिन गलती मानने का एहसास मुझे अंदर से झकझोर रहा था। मैंने तय किया कि मैं इस पाप को छिपाऊंगा नहीं। मैंने एक कागज पर सब कुछ लिखकर अपने बीमार पिता को दिया। पत्र में मैंने सिर्फ अपनी गलती ही नहीं लिखी, बल्कि मुझसे नाराज होने और सजा देने की भीख मांगी। मुझे बहुत डर था कि मेरे पिता मुझ पर क्रोधित होंगे या अपनी बीमारी के कारण गुस्सा करेंगे। लेकिन मेरे पिता ने पत्र पढ़ा और मुझे डांटने के बजाय चुपचाप रोने लगे। उन्होंने पत्र फाड़ दिया और आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। सत्य बोलने में इतनी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े गुस्से को भी प्यार और करुणा में बदल सकता है। जब हम अपनी गलती सच्चे दिल से मान लेते हैं, तो हमारा सारा डर खत्म हो जाता है। यह अनुभव मेरे जीवन का पहला सत्य का प्रयोग था, जिसने मेरे पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। मैंने कभी दोबारा चोरी नहीं की। भाग एक। मेरा बचपन और विद्यार्थी जीवन जारी। 3, मेरा विवाह और नई जिम्मेदारियां। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तभी 13 साल की उम्र में मेरा विवाह कस्तूरबा से हो गया। उस जमाने में यह बहुत सामान्य था, लेकिन आज मैं इसे जल्दी शादी करने की एक बड़ी गलती मानता हूं, जिससे हम दोनों की पढ़ाई खराब हुई। विवाह के बाद मुझे लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार है। मेरा प्रेम जल्द ही ईर्ष्या, जेलसी और अधिकार भावना में बदल गया। मैं नहीं चाहता था कि कस्तूरबा मेरी मर्जी के बिना कहीं जाए या किसी और से बात करे। मुझे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं कोई और मेरी पत्नी को न देख ले। यह मेरी तरफ से अज्ञानता थी। मैंने को पढ़ाना लिखाना भी शुरू किया, लेकिन मेरी कठोरता और मेरी इच्छा के विरुद्ध काम करने पर मेरा गुस्सा, इन सब ने हमारी पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। स्वभाव से बहुत आत्मविश्वासी और स्वतंत्र थी। वह मेरी हर आज्ञा का पालन नहीं करती थी और इसी संघर्ष में मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। मैंने यह समझा कि मैं प्रेम के नाम पर को नियंत्रित नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता देता है। 4, हाई स्कूल और किताबों का प्रभाव। स्कूल में मैं एक औसत दर्जे का छात्र था। मैं पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन मैं अपने शिक्षकों से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा अपनी किताबों पर ध्यान देता था। मुझे एक घटना याद है जब शिक्षा इंस्पेक्टर गायल्स स्कूल आए। उन्होंने हमें एक अंग्रेजी का शब्द कैटल कैटल लिखने को कहा। मैंने उसे गलत लिखा।
मेरे शिक्षक ने मुझे अपने बगल वाले छात्र की कॉपी से देखकर सही करने का इशारा किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने नकल करने से इनकार कर दिया। जब कक्षा खत्म हुई तो शिक्षक ने मुझे डांटा। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा करके मैंने उनकी इज्जत नहीं की, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि मैंने जो किया वो सही था। उस समय मुझे यह पता नहीं था, लेकिन यही नकल न करने का छोटा सा फैसला मेरे अंदर की ईमानदारी को मजबूत कर रहा था। मेरी पुस्तकों में मैंने सत्यनिष्ठा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। दो किताबों ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। श्रवण पितृभक्ति नाटक। इस नाटक को देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी अपने माता पिता के प्रति हमेशा श्रवण जैसा समर्पित होना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक। इस नाटक को देखकर मैं बार बार रोता था। मुझे लगा कि सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने जो कष्ट सहे, वही जीवन का असली मार्ग है। इन नाटकों को देखकर मैंने यह संकल्प लिया कि सत्य को धारण करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये नाटक मेरे मन में ऐसे बस गए थे कि मैंने निश्चय कर लिया कि सत्य का पालन करने में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। भाग 2। बैरिस्टर बनने इंग्लैंड की यात्रा। माई जर्नी टू इंग्लैंड। 5। विदेश जाने का बड़ा फैसला। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने भावनगर के कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां का माहौल मुझे पसंद नहीं आया। मेरे परिवार में किसी की शिक्षा बहुत ऊंची नहीं थी। तभी मेरे एक शुभचिंतक मित्र ने मुझे सलाह दी कि अगर मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मुझे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनना चाहिए। यह विचार मेरे मन में बस गया, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। माँ का डर और मेरा प्रण। उस समय विदेश जाना आसान नहीं था। मेरी माँ पुतली बाई को डर था कि विदेश जाने पर मैं वहां की बुरी आदतों, खासकर शराब और मांसाहार का शिकार हो जाऊंगा। मेरी माँ की सहमति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्हें समझाने के लिए मैंने उनके सामने 3 कठोर प्रतिज्ञाएं ली। मैं वहां शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा और मैं पराई स्त्री से दूर रहूंगा। मेरी माँ को मुझ पर पूरा भरोसा हो गया और उन्होंने मुझे भारी मन से अनुमति दी। मेरे बड़े भाई ने मेरी यात्रा का इंतजाम किया। समुद्र पार की यात्रा। यह यात्रा मेरे लिए केवल भौगोलिक बदलाव नहीं था, यह सांस्कृतिक और मानसिक बदलाव भी था। मैंने 4 सितंबर 1888 को बंबई, अब मुंबई से इंग्लैंड के लिए जहाज पकड़ा। मुझे अपनी माँ की प्रतिज्ञाएं हमेशा याद थीं, लेकिन मैं अपनी कमजोरियों को भी जानता था। इंग्लैंड की यात्रा ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग शुरू किया। खुद को एक विदेशी और विपरीत माहौल में सत्य और संयम के साथ कैसे रखा जाए। 6। इंग्लैंड में शुरुआती संघर्ष और संकोच। जब मैं इंग्लैंड पहुंचा तो वहां सब कुछ मेरे लिए अजीब था। वहां का रहन सहन, भाषा और यहां तक कि खाने की आदतें भी बिल्कुल अलग थीं। मैं इतना शर्मीला था कि मुझे होटल में वेटर से बात करने में भी डर लगता था। मुझे अंग्रेजी बोलने में झिझक होती थी। वहां के महंगे और अजीब खाने के कारण मैं अक्सर भूखा रह जाता था, क्योंकि मैं अपनी मां को दिए वचन के कारण मांस या शराब को छू भी नहीं सकता था। मुझे एक शाकाहारी रेस्तरां खोजने में बहुत मुश्किल हुई। कई दिनों तक मैं केवल रोटी और सब्जी पर ही जिंदा रहा। संकोच और दिखावा। शुरुआत में मैंने सोचा कि अगर मुझे एक असली अंग्रेज जेंटलमैन बनना है, तो मुझे उनके जैसा दिखना होगा। मैंने महंगे कपड़े, हैट और यहां तक कि डांस और वायलिन सीखने की भी कोशिश की। यह मेरा पहला बड़ा भ्रम था। मुझे लगा कि बाहरी दिखावा ही सब कुछ है। मैंने शीशे में देखकर घंटों अपनी टाई बांधने का अभ्यास किया। मैंने यह जानने की कोशिश की कि कैसे एक अंग्रेज की तरह व्यवहार किया जाए। 7। आत्मबोध की शुरुआत। द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। यह दिखावे का दौर जल्द ही टूट गया। मुझे एहसास हुआ कि इन सब चीजों पर मैं जो समय और पैसा बर्बाद कर रहा हूं, वह मेरी पढ़ाई और मेरे सच्चे लक्ष्य से मुझे दूर ले जा रहा है। एक दिन मैंने गणित लगाया और तय किया कि इन दिखावटी चीजों पर खर्च करना बर्बादी है। मैंने महसूस किया कि सच्चा व्यक्तित्व दिखावे से नहीं आता, बल्कि सादा जीवन और उच्च विचार से आता है। मैंने डांस और वायलिन सीखना छोड़ दिया। मैंने अपने खर्चों में कटौती की और एक साधारण कमरे में रहना शुरू किया। मैंने खुद अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया, जो कि मेरी माँ की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का सबसे आसान तरीका था।
ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाहरी नकल को छोड़कर मैंने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। लंदन शाकाहारी समाज और जीवन का नया मार्ग। इंग्लैंड में शाकाहारी भोजन खोजने की मेरी परेशानी ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचाया जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लंदन शाकाहारी समाज। मुझे लंदन में एक शाकाहारी भोजनालय मिला था। वहां मैंने एक छोटी सी किताब खरीदी जो शाकाहार की वकालत करती थी। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा शाकाहारी रहना अब केवल मां को दिया गया वादा नहीं रहा। ये मेरा पक्का विश्वास बन गया। मैंने समझा कि शाकाहार केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि नैतिकता के लिए भी जरूरी है। मैं लंदन शाकाहारी समाज का सदस्य बन गया और उनके साप्ताहिक सम्मेलनों में जाने लगा। वहां मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो सादा जीवन जीते थे और ऊंचे विचार रखते थे। मैंने पाया कि दिखावा छोड़कर सादा जीवन जीना ही सच्चा सुख है। जीवन में अनुशासन। इस दौरान मैंने खाने पीने के कई प्रयोग किए। मैंने समझा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि शरीर को क्या चाहिए। मैंने कम मिर्च मसाले वाला भोजन लेना शुरू किया और अपनी खाने की आदतें सुधारी। ये मेरे अंदर आत्म अनुशासन की शुरुआत थी। मैंने समझा कि मन पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण करना होगा। 9। धर्म का अध्ययन और गीता का परिचय। पहले मैं धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इंग्लैंड में मेरे कुछ ईसाई दोस्तों ने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने बाइबल पढ़ी, खासकर न्यू टेस्टामेंट का पर्वतीय उपदेश। मुझे यह उपदेश बहुत अच्छा लगा, जिसमें कहा गया था, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अहिंसा का यह विचार मेरे मन में बहुत गहराई तक उतर गया। इसके अलावा मेरे कुछ थियोसोफिस्ट मित्रों ने मुझे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी। मैंने पहले पहल गीता को मूल संस्कृत में नहीं, बल्कि उसके अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा। गीता ने मुझ पर जो प्रभाव डाला वह अद्भुत था। कर्म योग का सिद्धांत। मुझे गीता में अनासक्ति योग का सिद्धांत मिला। गीता ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस शिक्षा ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दिया। मैंने समझा कि हमें अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए और नतीजा ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। यह विचार मुझे जीवन में हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता था। मैंने यह भी समझा कि सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है, सत्य और प्रेम। इससे मेरे अंदर सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना पैदा हुई। 10। कानून का अध्ययन और बैरिस्टर बनना। धार्मिक और सामाजिक प्रयोगों के बीच मैंने अपने मुख्य लक्ष्य, कानून का अध्ययन, पर भी पूरा ध्यान दिया। कानून की पढ़ाई मेरे लिए आसान नहीं थी। मेरी याददाश्त अच्छी नहीं थी और मैं उन मोटी किताबों को रटना नहीं चाहता था। मैंने तय किया कि मैं हर चीज को तर्क से समझूंगा। मैंने 1891 में मैं बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटा। मैंने इंग्लैंड में जो कुछ सीखा था, सादा जीवन, सत्य के प्रति प्रेम और कर्मयोग, वही मेरी असली कमाई थी। भाग 3। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष और सत्याग्रह का जन्म 11। भारत में संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव। भारत लौटने पर मैंने बंबई और राजकोट में वकालत शुरू की, लेकिन मैं बहुत शर्मीला था। कोर्ट में लोगों के सामने जोर से बोलना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरा आत्मविश्वास इतना कम था कि कोर्ट में मेरा पहला मुकदमा भी असफल रहा और मैं वहां से भाग आया। मुझे समझ आ गया कि केवल डिग्री से कुछ नहीं होता। इसी बीच मुझे दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने का प्रस्ताव मिला। मुझे लगा कि भारत में सफल होने से पहले मुझे कुछ अनुभव की जरूरत है। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यह सोचकर कि यह यात्रा केवल 1 साल की होगी। 1893 में मैं एक नए देश, दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुआ। मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान और मेरे जीवन के दर्शन का जन्म स्थान बनने वाली थी। 12। डरबन से प्रिटोरिया। अपमान का पहला पाठ। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर मुझे तुरंत पता चला कि वहां रंग भेद की समस्या कितनी गहरी है। यहां पर भारतीयों को कुली कहकर अपमानित किया जाता था। मेरा सबसे बुरा और निर्णायक अनुभव तब हुआ जब मैं डरबन से प्रिटोरिया जा रहा था। मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक सफेद यात्री ने डिब्बे में प्रवेश किया
और मुझे बाहर निकालने की मांग की। रेलवे अधिकारी आए और मुझसे थर्ड क्लास डिब्बे में जाने को कहा। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरे पास वैध टिकट है। अंततः उन्होंने मुझे मेरे सामान के साथ ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया। 13 पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर मेरी रात ट्रेन से बाहर निकाले जाने के बाद मैं रात भर ठंड में पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठा रहा। मेरे पास मेरा सामान था, पर मेरी आत्मा पूरी तरह से अपमानित हो चुकी थी। वह रात मेरे जीवन की सबसे निर्णायक रात थी। मेरा दिमाग उथल-पुथल में था। अंदरूनी सवाल मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे डर कर भारत वापस चले जाना चाहिए, या मुझे यहीं रहकर इस रंग भेद और अन्याय का सामना करना चाहिए? अगर मैं वापस चला जाता तो मैं कायर कहलाता और मैंने जिस काम के लिए हाँ की थी उसे बीच में छोड़ देता। लेकिन अगर मैं यहीं रुकता तो मुझे हर कदम पर अपमान सहना पड़ता। निर्णय मैंने उसी रात लड़ने का फैसला किया। मैंने तय किया कि मैं डर कर भागूंगा नहीं। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं सभी भारतीयों के साथ हो रहे इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा संघर्ष अब केवल दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए नहीं था। यह आत्मसम्मान और मानवीय गरिमा के लिए था। यही घटना मेरे जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, जिसने मुझे मोहनदास से महात्मा बनने की ओर धकेला। 14 आगे का अपमान। घोड़ा गाड़ी और मार यह अपमान यही नहीं रुका। जब मैं आगे की यात्रा घोड़ा गाड़ी से कर रहा था तो मुझे ड्राइवर के पास बैठने को कहा गया। बाद में एक सफेद यात्री को जगह देने के लिए ड्राइवर ने मुझे नीचे फुटबोर्ड पर बैठने के लिए मजबूर किया। मैंने मना किया। इसके जवाब में ड्राइवर ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और पीटा। मैं दर्द में था, लेकिन मैंने चुपचाप मार सह ली। सबक मैंने देखा कि वहां मौजूद अन्य यात्रियों ने ड्राइवर का साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ ने मेरा समर्थन किया। मुझे एहसास हुआ कि अन्याय का विरोध करने पर हमेशा कुछ भले लोग आपका साथ देते हैं। मैंने समझा कि शांत रहकर विरोध करने में एक ऐसी शक्ति है जो हिंसा में नहीं है। यह मेरा दूसरा सबक था कि आत्मसम्मान के लिए लड़ना जरूरी है और उस लड़ाई में हिंसा को हथियार नहीं बनाना है। 15 कानून का पहला अनुभव और सत्यनिष्ठा। जब मैं आखिरकार प्रिटोरिया पहुंचा और दादा अब्दुल्ला का मुकदमा संभाला, तो मैंने एक और नया प्रयोग किया, कानून में सत्यनिष्ठा का प्रयोग। मुझे लगा कि अगर दोनों पक्ष सच में सहयोग करें तो मुकदमा लड़ने से बेहतर है कि वे समझौता करें। मैंने दोनों पक्षों को समझाया कि केस सालों तक खींच सकता है, जिसमें दोनों का पैसा और समय बर्बाद होगा। सुलह का मार्ग। मैंने दोनों पक्षों को आपसी सुलह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार किया। दादा अब्दुल्ला ने मेरी बात मानी और मुकदमा कोर्ट से बाहर सुलझ गया। इस अनुभव ने मेरी वकालत के प्रति सोच बदल दी। मैंने समझा कि वकील का असली काम मुकदमा लड़ना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों को मिलाने का रास्ता खोजना है। सत्य और समझौता हमेशा कोर्ट की लड़ाई से बेहतर होते हैं। यह मेरा तीसरा सबक था। न्याय का मार्ग हमेशा समझौते से होकर गुजरता है। 16 राजनीतिक चेतना का उदय और पहला आंदोलन। जब मेरे मुकदमे खत्म हुए और मैंने भारत लौटने की तैयारी की, तभी डरबन में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। वहां मैंने एक अखबार पढ़ा जिसमें मुझे पता चला कि नेताल विधानसभा में एक नया कानून पास होने वाला है, जो भारतीयों के वोट देने के अधिकार को छीन लेगा। यह पढ़कर मैं हैरान रह गया। मैंने महसूस किया कि अगर भारतीय चुप रहे तो उनका अपमान और उत्पीड़न, ऑपरेशन बढ़ता जाएगा। मैंने तय किया कि भारत लौटना अब देश के प्रति मेरी वफादारी नहीं होगी। मेरा फैसला मैंने विदाई समारोह में ही ऐलान किया कि मैं कुछ समय और रुकूंगा, ताकि इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध कर सकूं। मेरा काम था लोगों को संगठित करना और उन्हें अपना हक मांगना सिखाना। यह मेरे जीवन का पहला राजनीतिक आंदोलन था। मैंने नेटाल के भारतीयों को संगठित किया और एक याचिका, पिटीशन तैयार की, जिस पर हजारों लोगों के हस्ताक्षर करवाए। भले ही हम उस कानून को रोक नहीं पाए, लेकिन हमने इंग्लैंड और भारत में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 17 नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। इस शुरुआती सफलता से मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई लंबी है और हमें एक स्थायी संगठन की जरूरत है। इसलिए 1894 में मैंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उद्देश्य इसका उद्देश्य था भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना
और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। मैंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और संगठन को मजबूत बनाया। मैंने इस संगठन के माध्यम से लोगों को सिखाया कि सत्य, हमें अपनी मांगों में हमेशा सच्चे रहना चाहिए। साफ सफाई, हमें अपने रहन सहन और घरों में साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि हम अंग्रेजों को यह न कहने दें कि हम गंदे लोग हैं। आत्मसम्मान, हमें हर कीमत पर अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है। यह मेरा पहला बड़ा प्रयोग था कि राजनीतिक संघर्ष को भी नैतिकता और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों पर चलाया जा सकता है। 18, भारत यात्रा और दक्षिण अफ्रीका वापसी। 1896 में मैं अपनी पत्नी कस्तूरबा और बच्चों को लेने के लिए कुछ समय के लिए भारत आया। मैंने भारत में अपने संघर्ष की कहानी लोगों को सुनाई ताकि वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के दुख को समझ सकें। जब मैं दक्षिण अफ्रीका वापस लौटा तो मेरा स्वागत गुस्साए सफेद लोगों की भीड़ ने किया। उन्हें लगा कि मैंने भारत जाकर उनकी छवि खराब की है। भीड़ ने मुझे पीटा और मुझे बचाने के लिए एक दोस्त की पत्नी को सामने आना पड़ा। मेरी प्रतिक्रिया, मेरे दोस्तों ने मुझे उन हमलावरों पर मुकदमा करने की सलाह दी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं किसी 19 सत्याग्रह का जन्म, निडरता का हथियार। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार ने 1906 में एक ऐसा कानून, काला कानून, लाने की तैयारी की जिसके तहत सभी भारतीयों को पंजीकरण, प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य था और उन्हें हमेशा अपने साथ रखना था। यह कानून सीधे सीधे भारतीयों के आत्मसम्मान पर हमला था। इस अन्याय का विरोध करने के लिए मैंने एक नए हथियार की जरूरत महसूस की। एक ऐसा हथियार जो हिंसा पर आधारित न हो, बल्कि सत्य पर आधारित हो। सत्याग्रह। मैंने इस नए हथियार को सत्याग्रह नाम दिया। इसका अर्थ है सत्य, अपनी मांगों और विरोध में हमेशा सच्चे रहना। अहिंसा, विरोध के दौरान किसी भी हालत में हिंसा का इस्तेमाल न करना। निडरता, दुश्मन की सजा और दर्द को बिना विरोध के सहना। मैंने लोगों से कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे और अगर वे हमें जेल भेजते हैं या मारते हैं तो हम उसे सह लेंगे। ये एक आध्यात्मिक युद्ध था जहां विरोधी को चोट पहुंचाने के बजाय अपने दुख से उसके हृदय को जगाना था। यह क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग था जिसने मुझे भविष्य के लिए असली हथियार दिया। भाग 4, सत्याग्रह का विकास और टॉलस्टॉय फार्म। 20, जेल यात्रा और जीवन शैली में बदलाव। सत्याग्रह आंदोलन शुरू होते ही रंगभेद सरकार ने मुझे और मेरे कई साथियों को जेल भेजना शुरू कर दिया। मेरे लिए जेल यात्रा केवल एक सजा नहीं थी, यह आत्म शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का एक बड़ा अवसर था। जेल के सबक। जेल में मैंने सादा जीवन जीने का अभ्यास किया। मैंने कठोर शारीरिक श्रम किया, अपनी बैरक की सफाई खुद की और खुद अपने कपड़े धोए। मैंने देखा कि जब हम आराम और विलासिता को छोड़ देते हैं तो हमें जीवन की असली जरूरतें पता चलती हैं। जेल में मैंने और अधिक किताबें पढ़ी। मैंने हेनरी डेविड थोरो की नागरिक अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ी, जिसने मेरे सत्याग्रह के विचार को और मजबूत किया। मैंने समझा कि अन्यायपूर्ण कानून तोड़ने के लिए हमें शांतिपूर्वक सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेल मेरे लिए एक तरह का गुरुकुल बन गया, जहां मैंने बिना किसी बाहरी दिखावे के जीवन जीना सीखा। 22, फिनिक्स आश्रम की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष बढ़ने के साथ मुझे लगा कि मेरे आंदोलन के कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां वे सादा जीवन जी सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसी विचार से मैंने डरबन के पास फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। आश्रम के नियम। फिनिक्स आश्रम में हमने खेती की, अपने कपड़े खुद बुने और सबने एक साथ मिलकर काम किया। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम शारीरिक श्रम करने के महत्व को समझें। मैंने अपने बच्चों को भी वहां मेहनत का काम करने को कहा। मेरा विश्वास था कि मेहनत ही पूजा है। फिनिक्स आश्रम एक बड़ा सम्मिलित परिवार की तरह था, जहां भारतीय, हिंदू, मुसलमान और ईसाई एक साथ रहते थे। यह मेरा प्रयोग था कि विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग प्रेम और सहयोग से एक साथ रह सकते हैं। यह आश्रम मेरे सादा जीवन, सहिष्णुता और आत्मनिर्भरता के प्रयोगों का केंद्र बन गया। 22, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना।
और प्रयोग सत्याग्रह आंदोलन जब अपने सबसे कठिन दौर में था और मेरे कई साथी जेल में थे, तब हमें उनके परिवारों के रहने के लिए एक बड़े ठिकाने की जरूरत महसूस हुई। मेरे एक जर्मन दोस्त हरमन कालेनबाख ने अपनी एक बड़ी जमीन दान कर दी। इस जगह का नाम मैंने टॉलस्टॉय फार्म रखा, जो महान रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय से प्रेरित था, जिनसे मैं बहुत प्रभावित था। आर्थिक सादगी। टॉलस्टॉय फार्म में हम सब ने पूरी गरीबी को स्वीकार किया। हम सब ने मिलकर खेती की, राजगीरी सीखी और अपने कपड़े बनाए। हमने तय किया कि हम कम से कम खर्च करेंगे। मैंने वहां बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया, जिसमें श्रम, चरित्र और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया। सबसे बड़ा प्रयोग, ब्रह्मचर्य। इस दौरान मैंने अपने जीवन का सबसे कठोर और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग शुरू किया, ब्रह्मचर्य, पूरी तरह से आत्मसंयम। मैंने महसूस किया कि सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से समर्पित होने के लिए मुझे अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण पाना होगा। यह मेरे और मेरी पत्नी बा के लिए एक कठिन यात्रा थी, लेकिन मैंने यह भी समझा कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है, यह मन का संयम है। यह हमें स्वार्थ से मुक्त करके जन सेवा के लिए तैयार करता है। 23। गीता का गहरा अध्ययन और अनासक्ति योग। दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्ष भरे माहौल में श्रीमद् भगवद गीता मेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनी। मैंने गीता का गहराई से अध्ययन किया और उसे जीवन में उतारने की कोशिश की। अनासक्ति का बल। मैंने यह समझा कि हमें फल की इच्छा रखे बिना काम करते रहना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन में जब हार या जीत मिलती थी, तो मैंने अनासक्ति के सिद्धांत को याद किया। जब हम नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम डर और लालच से मुक्त हो जाते हैं। गीता ने मुझे सिखाया कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो सभी परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। यह मेरे संघर्ष का आध्यात्मिक आधार बन गया, जिसने मुझे किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की ताकत दी। भाग 5, भारत में वापसी और राष्ट्रीय आंदोलन। 24। भारत में वापसी और गोखले का प्रभाव। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल बिताने के बाद मैं जनवरी 1915 में भारत वापस लौटा। भारत मेरे लिए तीर्थ स्थान जैसा था, लेकिन यह भी एक ऐसा देश था जिसे मैंने एक बाहरी व्यक्ति की नजरों से देखा था। मेरी वापसी पर मेरे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने मुझे सबसे पहले सलाह दी। उनका मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। गोखले का निर्देश। गोखले जी ने मुझसे कहा, गांधी, तुम भारत को नहीं जानते। यहाँ के लोग, उनकी समस्याएं और यहाँ की राजनीतिक हवा दक्षिण अफ्रीका से बहुत अलग है। इसलिए तुम 1 साल तक चुपचाप पूरे देश की यात्रा करो। किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर तब तक कुछ मत बोलना जब तक तुम भारत को अच्छी तरह से समझ न लो। मैंने अपने गुरु की इस सलाह को ब्रह्म वाक्य मान लिया। ये मेरे जीवन का एक और बड़ा प्रयोग था, मौन अवलोकन, चुपचाप सब देखना। मैंने उनकी आज्ञा मानकर 1 साल तक देश का भ्रमण किया। सीख। इस यात्रा ने मुझे भारत की असली गरीबी, गांवों की दुर्दशा और किसानों के शोषण को करीब से दिखाया। मैंने समझा कि भारत का संघर्ष केवल राजनीतिक आजादी के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए भी है। गोखले जी की सलाह ने मुझे एक सीधा रास्ता दिखाया कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले जमीन से जुड़ना कितना जरूरी है। 25। साबरमती आश्रम की स्थापना। 1915 में मैंने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के किनारे अपना नया आश्रम स्थापित किया। मैंने इसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया। यह आश्रम मेरे और मेरे साथियों के लिए एक प्रयोगशाला था। यहाँ हम दक्षिण अफ्रीका के सभी सिद्धांतों, सादा जीवन, श्रम, ब्रह्मचर्य, अस्पृश्यता त्याग और अहिंसा को भारत की मिट्टी पर आजमा रहे थे। अस्पृश्यता का विरोध। एक बार मैंने आश्रम में एक दलित परिवार को रहने की अनुमति दी। आश्रम के कुछ पुराने सदस्य और आसपास के लोग नाराज हो गए। उन्होंने आश्रम को दान देना बंद कर दिया। हम गरीबी में डूब गए, लेकिन मैंने तय किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत मेरे लिए सबसे बड़ा पाप है और मैं अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगा। जब सब उम्मीदें खत्म हो गईं, तभी एक अनजान व्यक्ति ने चुपचाप आश्रम के लिए एक बड़ी राशि दान कर दी। इस घटना ने मेरा ईश्वर और सत्य पर विश्वास और मजबूत कर दिया। 26। चंपारण सत्याग्रह। भारत में पहला प्रयोग 1917 में
मुझे बिहार के चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में पता चला। वहां के अंग्रेज जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यह एक घोर अन्याय था। मैंने चंपारण जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही मुझे सरकारी नोटिस मिला कि मैं झल्ला छोड़कर चला जाऊं। कानून का उल्लंघन। मैंने उस नोटिस को मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने जज को एक बयान दिया। मैं कानून तोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन यहां के किसानों का दुख देखकर मेरे लिए मानव धर्म का पालन करना देश के कानून का पालन करने से ज्यादा जरूरी है। मैं जेल जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। मेरी निडरता और सत्यनिष्ठा को देखकर अंग्रेज अधिकारी हिल गए। उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया और मुझे जांच करने की अनुमति दी। सत्याग्रह की जीत। मैंने किसानों के हजारों बयान रिकॉर्ड किए। सत्याग्रह की शक्ति यह थी कि हम डरना छोड़ चुके थे। किसानों को पता था कि बापू उनके साथ हैं। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील की खेती का कानून खत्म कर दिया गया। चंपारण मेरा पहला सफल सत्याग्रह था, जिसने मुझे पूरे भारत में आम आदमी का नेता बना दिया। 27 खेड़ा और अहमदाबाद का संघर्ष। चंपारण के तुरंत बाद मैंने गुजरात के खेड़ा और अहमदाबाद में दो और संघर्षों का नेतृत्व किया। खेड़ा किसान। खेड़ा में फसल खराब होने के बावजूद सरकार किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल रही थी। मैंने किसानों से कहा कि वे लगान देने से साफ इनकार कर दें। मैंने उन्हें सिखाया कि जब तक सरकार अन्याय करती रहे, तब तक हमें शांत और अहिंसक रहकर सजा भुगतनी है। यह संघर्ष भी सफल रहा। अहमदाबाद मजदूर। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का वेतन कम था। मैंने उनके लिए भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। यह मेरे जीवन की पहली भूख हड़ताल थी। मैंने महसूस किया कि उपवास व्रत केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि नैतिक दबाव बनाने के लिए भी एक शक्तिशाली हथियार है। इन तीनों संघर्षों, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ने भारत को यह दिखाया कि सत्याग्रह एक अचूक हथियार है, जो बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े अन्याय को झुका सकता है। उपसंहार। जीवन का अंतिम सार और प्रयोगों का अर्थ। 28 चरखा, खादी और आर्थिक स्वराज। चंपारण और खेड़ा के संघर्षों के बाद मुझे एहसास हुआ कि भारत की गरीबी का समाधान केवल राजनीतिक आजादी से नहीं होगा, बल्कि आर्थिक आजादी से होगा। इस समाधान का प्रतीक मुझे चरखा, कथई यंत्र और खादी में मिला। चरखा क्यों? मैंने देखा कि भारत के लाखों गांव पूरी तरह से बेरोजगार थे, खासकर खेती के मौसम के बाद। चरखा एक ऐसी मशीन थी जिसे हर गांव में, हर घर में और हर गरीब इंसान इस्तेमाल कर सकता था। यह कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि हाथ से किया जाने वाला श्रम था। चरखा मेरे लिए केवल सूत काटने का साधन नहीं था। यह आत्मनिर्भरता, मेहनत का सम्मान और गरीबों के प्रति प्रेम का प्रतीक था। जब मैंने देश से खादी पहनने का अनुरोध किया, तो यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि यह स्वदेशी और अंग्रेजी माल के बहिष्कार का प्रतिज्ञा पत्र था। खादी ने मुझे सिखाया कि राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य आम आदमी की आर्थिक स्थिति को सुधारना होना चाहिए। 29 अहिंसा का विस्तारित रूप। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की नींव रखी गई थी, लेकिन भारत में आकर मैंने अहिंसा के सिद्धांत को जीवन के हर पहलू पर लागू करने का प्रयास किया। अहिंसा का मतलब केवल किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है। यह एक सकारात्मक शक्ति है। मेरे लिए अहिंसा का मतलब है मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति कोई बुरा भाव न रखना, दुश्मन को भी प्रेम और करुणा की नजरों से देखना, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए डर को पूरी तरह से मिटा देना। मैंने देखा कि जब हम अन्याय करने वाले के प्रति प्रेम रखते हैं, तो वह अपने पाप से मुक्त हो जाता है। अहिंसा सत्य को खोजने का सबसे तेज और एकमात्र रास्ता है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो हमारे मन से सारा डर निकल जाता है और हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 30 नजरिया और उपवास का महत्व। जीवन में मेरे सबसे कठिन प्रयोग थे शरीर पर नियंत्रण और उपवास व्रत। उपवास का शस्त्र। उपवास केवल खाना छोड़ने का नाम नहीं है। यह मेरे लिए एक आत्मशुद्धि का तरीका था। जब भी आंदोलन में हिंसा भड़कती थी या मैं कोई बड़ी गलती करता था, तो मैं उपवास रखता था। यह मेरी आत्मा की आवाज थी, जिसके द्वारा मैं अपने साथियों और विरोधियों पर नैतिक दबाव डालता था।
उपवास ने मुझे सिखाया कि आत्म पीड़ा, खुद को कष्ट देना, में एक अनोखी शक्ति होती है जो दूसरों के हृदय को छूती है। 31 सत्य की खोज और अंतिम शब्द, यह आत्मकथा यहीं खत्म होती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी को सत्य के प्रयोग के रूप में देखा। सत्य मेरा ईश्वर है। मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है। मैं जानता हूं कि मैंने ईश्वर को पूर्ण रूप से नहीं पाया है, लेकिन मैं हर क्षण उस ओर बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन की सारी सफलता, सारी शक्ति मुझे केवल इसी विश्वास से मिली है कि मैं सत्य के मार्ग पर हूं। अगर मैंने कहीं कोई गलती की है, तो वह केवल मेरे सत्य के अपूर्ण ज्ञान के कारण हुई है, न कि सत्य को छोड़ने की इच्छा से। मैंने इस किताब में अपनी कमजोरियां, भूलें और सबसे बड़ी गलतियां बिना छिपाए बताई हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि पढ़ने वाला ये समझ सके कि हर व्यक्ति संघर्ष और प्रयोगों के माध्यम से ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मेरी कहानी किसी महापुरुष की कहानी नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान की सत्य के साथ दोस्ती की कहानी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको इस दुनिया में किसी और शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि कहानी गांधी जी ने स्वयं लिखी थी, जहां उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। गांधी जी के शब्दों का अंतिम अंश, मैंने महसूस किया कि मेरी गलती यह थी कि मैंने अहिंसा का प्रशिक्षण लोगों को पूरी तरह नहीं दिया। यह मेरी एक बड़ी भूल थी, जिसके लिए मैंने प्रायश्चित किया। श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना अब स्क्रिप्ट नैरेटर की आवाज में बदल जाएगी। नमस्ते। ऑडियो बुक हिंदी में हम महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी की आत्मकथा यहीं वर्ष 1921 में समाप्त हो जाती है। इसके बाद के 27 वर्षों की कहानी, जिसमें दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, देश का बंटवारा और उनका महाप्रयाण मृत्यु शामिल है, इतिहास का हिस्सा है। ऑडियो बुक हिंदी अब गांधी जी के शेष जीवन की कहानी को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जीवनी शैली में उनके अंतिम प्रयोगों और बलिदान के साथ पूरा करेगी। भाग 6, अंतिम प्रयोग और महाप्रयाण, 1921 से 1948। जारी रचनात्मक कार्यक्रम के बाद की कहानी। 33 नमक सत्याग्रह की घोषणा, सिद्धांत की ताकत। 1930 1930 तक देश के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। गांधी जी जानते थे कि एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है, लेकिन इस बार वह ऐसा मुद्दा चाहते थे जो सबसे गरीब और आम आदमी को छू सके। उन्हें वह मुद्दा मिला नमक में। नमक, जीवन की सबसे मूलभूत जरूरत, जिस पर ब्रिटिश सरकार भारी कर टैक्स लगाती थी। यह कानून गरीबों पर सीधा हमला था, क्योंकि उन्हें खाने के लिए भी पैसा देना पड़ता था। अहिंसात्मक चुनौती, गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगें रखीं और चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई, तो वह नमक कानून को अहिंसक रूप से तोड़ेंगे। यह अहिंसक प्रतिरोध की एक पूर्व घोषणा थी, जो दुनिया के सामने सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती थी। दांडी यात्रा का दर्शन, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक की लगभग 240 मील लंबी पैदल यात्रा शुरू की। यह यात्रा केवल नमक बनाने के लिए नहीं थी, यह सत्याग्रह की शक्ति का प्रतीक थी। शारीरिक श्रम, गांधी जी ने खुद पैदल चलकर यह दिखाया कि नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि आम लोगों के साथ कष्ट सहता है। यह शारीरिक श्रम आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी। मीडिया कवरेज, इस यात्रा को पूरी दुनिया ने देखा। विदेशी पत्रकारों और मीडिया ने इस घटना को एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया। नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को बेनकाब कर दिया। नमक बनाना, दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया और कानून तोड़ा। इस सरल कार्य ने लाखों भारतीयों को यह करने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लहर शुरू कर दी। 34 गांधी इरविन समझौता और राजनीतिक द्वंद्व, 1931 नमक सत्याग्रह की जबरदस्त सफलता के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। यह पहली बार था जब ब्रिटिश वायसराय ने एक भारतीय नेता
गांधी जी को समान स्तर पर बातचीत के लिए बुलाया। समझौते का अर्थ, इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने पर सहमत हुए। बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया और नमक बनाने की अनुमति दी। आलोचना, इस समझौते की कड़ी आलोचना हुई, खासकर जवाहरलाल नेहरू और युवा नेताओं द्वारा, जिन्हें लगा कि गांधी जी को और ज्यादा मांग करनी चाहिए थी। लेकिन गांधी जी का दर्शन अलग था। उनका मानना था कि समझौता भी जीत का एक हिस्सा है और जब विरोधी थोड़ा झुकता है तो हमें भी शांति के लिए रास्ता बनाना चाहिए। उनके लिए संघर्ष को केवल तभी जारी रखना चाहिए जब नैतिक आवश्यकता हो। 35 गोलमेज सम्मेलन में विफलता और सांप्रदायिक पुरस्कार। 1931 से 1932 गांधी जी लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन यह सम्मेलन जल्द ही सांप्रदायिक धार्मिक प्रतिनिधित्व के विवादों में फंस गया। अंबेडकर बनाम गांधी जी, यहां डॉ बी आर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। गांधी जी ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न अंग हैं और उन्हें अलग निर्वाचन मंडल देना भारत को हमेशा के लिए धार्मिक और सामाजिक रूप से विभाजित कर देगा। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल देने का सांप्रदायिक पुरस्कार घोषित किया, तो गांधी जी इस फैसले को हिंदू धर्म पर हमला मानते हुए जेल में ही आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए। यह उपवास किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए नहीं था, यह सामाजिक और धार्मिक एकता को बचाने के लिए था। ये उनके आत्मशुद्धि और सत्य के प्रयोग का चरम था, जहां उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। पूना पैक्ट और आत्मशुद्धि का महाप्रयोग। 1932 गांधी जी के आमरण अनशन की घोषणा ने पूरे देश को हिला दिया। यह कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं था, यह नैतिकता की अंतिम मांग थी। नैतिक दबाव, गांधी जी का अनशन इस बात पर जोर दे रहा था कि सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन, राजनीतिक स्वतंत्रता से भी अधिक खतरनाक है। उनका अनशन 1932 डॉक्टर बी आर अंबेडकर जैसे दलित नेताओं पर नहीं, बल्कि हिंदू समाज की चेतना पर दबाव डाल रहा था। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अभिशाप है और अगर यह दूर नहीं होता तो उन्हें हिंदू बने रहने का कोई हक नहीं। देश के सभी बड़े नेता, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल थे, जेल में गांधी जी से मिलने पहुंचे। गहन बातचीत के बाद अंततः पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। समझौता और जीत, इस समझौते के तहत डॉ अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों, रिजर्व्ड सीट्स की संख्या बढ़ा दी गई। ये एक नैतिक और राजनीतिक जीत थी, जिसने समाज को टूटने से बचाया और दलितों के प्रतिनिधित्व को भी मजबूत किया। गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। इस घटना ने पूरे देश में अस्पृश्यता के विरुद्ध एक क्रांति की शुरुआत की। 27 हरिजन आंदोलन और रचनात्मक कार्यों पर वापसी। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि केवल कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिल बदलने होंगे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम और हरिजन आंदोलन पर लगा दिया। हरिजन सेवक संघ, उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी ने देश भर में पैदल यात्राएं की, गांव-गांव जाकर लोगों को छुआछूत छोड़ने की अपील की। उन्होंने खुद दलित बस्तियों में रहे, उनके शौचालय साफ किए और यह सिखाया कि शारीरिक श्रम और समानता ही सच्चा धर्म है। जीवन शैली का दर्शन, गांधी जी इस दौर में खुद को छोटा करते गए। उन्होंने अपनी पोशाक, ड्रेसिंग को और भी सरल किया, सिर्फ एक धोती पहनना शुरू किया। यह केवल सादगी नहीं थी, यह भारत के सबसे गरीब आदमी के साथ अपनी पहचान जोड़ने का प्रयास था। वह मानते थे कि एक नेता को वही कपड़े पहनने चाहिए जो देश के सबसे गरीब आदमी को नसीब होते हैं। यह चरण दर्शाता है कि गांधी जी के लिए राजनीति, समाज सेवा और निजी जीवन शैली एक ही सिक्के के तीन पहलू थे। 38 द्वितीय विश्व युद्ध, अहिंसा का अंतिम दुविधा। 1939 से 1941 जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ
तो गांधी जी के सामने अहिंसा की सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। गांधी जी का सैद्धांतिक विरोध। एक तरफ वह पूर्ण रूप से हिंसा के खिलाफ थे। उनका सिद्धांत था कि युद्ध अपने आप में बुराई है और भारत को किसी भी कीमत पर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट कहा कि भारत तब तक किसी की मदद नहीं करेगा जब तक उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। नैतिक दुविधा। लेकिन इस सिद्धांत के सामने एक नैतिक दुविधा थी। ब्रिटिश पक्ष में अमेरिका और मित्र राष्ट्र एलाइज थे और दूसरी तरफ हिटलर की नाजी शक्ति थी जो क्रूरता और अधर्म का प्रतीक थी। कुछ नेताओं ने तर्क दिया कि नाजीवाद को रोकने के लिए हमें ब्रिटिशों का समर्थन करना चाहिए। गांधी जी ने इस पर भी अहिंसक रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशों को नैतिक समर्थन दे सकते हैं लेकिन हिंसात्मक युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। यह दर्शाता है कि उनकी अहिंसा केवल निष्क्रियता, इनएक्टिविटी नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना था, भले ही वह कितना भी जटिल क्यों न हो। 29 भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का आह्वान 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीयों से सहयोग चाहती थी, लेकिन उन्हें आजादी देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस के सभी प्रयास विफल होने के बाद गांधी जी ने महसूस किया कि अब ब्रिटिश सरकार को अंतिम और निर्णायक चुनौती देने का समय आ गया है। करो या मरो का अर्थ 7 अगस्त 1942 को बंबई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में गांधी जी ने भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा और सबसे कठोर आंदोलन था। इसी समय उन्होंने देश को करो या मरो का नारा दिया। इस नारे की गहराई को समझना जरूरी है। यह कोई हिंसा का आह्वान नहीं था। गांधी जी जानते थे कि लोग इस नारे को गलत समझ सकते हैं, लेकिन उनका आशय स्पष्ट था। करो, देश को आजाद कराने के लिए हर कीमत पर अहिंसक संघर्ष करो। मरो, इस संघर्ष में अगर जान भी चली जाए तो खुशी से बलिदान दो, लेकिन गुलामी के सामने मत झुको। गांधी जी के लिए यह अहिंसा का सबसे बड़ा प्रयोग था। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर उन्हें नेता नहीं मिले तो वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर खुद के नेता बने और अहिंसक विरोध जारी रखें। दमन और गिरफ्तारी। आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देश नेतृत्व विहीन हो गया, लेकिन गांधी जी के इस एक मंत्र ने पूरे देश में स्वतःस्फूर्त विद्रोह की लहर पैदा कर दी। यह आंदोलन बताता है कि गांधी जी ने लोगों को अंतिम बलिदान के लिए तैयार कर दिया था। 40 आगा खान पैलेस में नजरबंदी और व्यक्तिगत कष्ट। 1942 से 1944 गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। ये उनके लिए एक तरह से अंतिम आश्रम बन गया, जहां उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े व्यक्तिगत दुख झेलने पड़े। सचिव का निधन। नजरबंदी के कुछ ही समय बाद उनके निजी सचिव महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। महादेव देसाई गांधी जी के लिए बेटे के समान थे और उनके निधन ने गांधी जी को अंदर तक झकझोर दिया। कस्तूरबा का महाप्रयाण। महादेव देसाई के निधन के बाद उनकी पत्नी कस्तूरबा बा की तबीयत बिगड़ने लगी। बा लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी। 22 फरवरी 1944 को इसी जेल में बा ने गांधी जी की गोद में अंतिम सांस ली। बा का जाना केवल एक व्यक्तिगत हानि नहीं थी, यह गांधी जी के 27 साल के संघर्ष में उनके सबसे बड़े साथी का बलिदान था। बा ने हमेशा गांधी जी के कठोर सिद्धांतों का पालन किया, भले ही वह अक्सर उन्हें समझ नहीं पाती थीं। उनका सादा जीवन, उनकी सहिष्णुता और उनका मौन समर्थन गांधी जी की शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। बा के बिना गांधी जी खुद को अकेला महसूस करने लगे। इन व्यक्तिगत कष्टों ने गांधी जी को और मजबूत बनाया। उन्होंने इस दर्द को सत्य और अहिंसा पर अपने विश्वास को और गहरा करने का एक अवसर माना। 41 जेल से रिहाई और विभाजन की छाया। 1944 से 1946 कस्तूरबा की मृत्यु के कुछ महीनों बाद गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आकर उन्होंने देखा कि देश की राजनीतिक स्थिति
पूरी तरह से बदल चुकी है। जिन्ना और विभाजन। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। गांधी जी ने जिन्ना को समझाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके बीच कई बैठकें हुईं, जहां गांधी जी ने जिन्ना को समझाया कि विभाजन भारत की आत्मा पर घाव होगा। गांधी जी का तर्क था कि भारत एक देश है और धार्मिक आधार पर इसे बांटना हिंसा और नफरत को जन्म देगा। उनका विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, बशर्ते नेता उन्हें न भड़काएं। कांग्रेस का रुख। लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जैसे नेहरू और पटेल को लगा कि देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का एकमात्र रास्ता विभाजन ही है। गांधी जी ने महसूस किया कि वह अब अपनी ही पार्टी के भीतर अकेले पड़ गए हैं। गांधी जी ने साफ कहा कि वह लाखों लोगों के दिलों को बांटने की योजना का समर्थन कभी नहीं कर सकते। उन्होंने घोषणा की कि अगर विभाजन होगा तो वह उसे अपनी लाश पर ही स्वीकार करेंगे। यह उनकी अहिंसा की अंतिम परीक्षा थी, अपने ही लोगों के हाथों हो रही हिंसा को रोकना। ब्रिटिश का निर्णय क्यों? यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश सत्ता को आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उनके पास भारत जैसे विशाल देश को जबरदस्ती नियंत्रित करने के लिए न पैसा था, न पर्याप्त सैनिक। साथ ही आजाद हिंद फौज और देश भर में उठे अहिंसक जन आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यहां शांत शासन करना अब नामुमकिन है। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि सत्ता भारतीयों को सौंपनी ही होगी। समझौते का दौर। गांधी जी के लिए यह जीत सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस खुशी के साथ एक कड़वा स्वाद भी आया, देश के विभाजन का। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे और देश के कई हिस्सों में भयानक सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो चुकी थी। 42। अंतिम दुविधा। विभाजन की स्वीकृति का दर्द। गांधी जी ने अंतिम दम तक भारत के बंटवारे का विरोध किया। उन्होंने बार बार कहा कि विभाजन देश की आत्मा पर घाव होगा। उन्होंने जिन्ना को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना बढ़ चुका था कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। अकेलेपन का अनुभव। दुखद बात यह थी कि अब गांधी जी अपनी ही पार्टी के भीतर अकेले पड़ गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे उनके मुख्य साथी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि हिंसा और खून खराबा रोकने का एकमात्र रास्ता विभाजन ही है। गांधी जी ने साफ कहा कि वह लाखों लोगों के दिलों को बांटने की योजना का समर्थन कभी नहीं कर सकते। लेकिन नियति कठोर थी। देश का विभाजन एक अपरिहार्य राजनीतिक समझौता मान लिया गया। 43। शांति के लिए अंतिम यात्रा। नोआखली और बिहार। जब नेता दिल्ली में सत्ता के समझौते कर रहे थे, तब गांधी जी ने खुद को जनता के बीच समर्पित कर दिया। 1946 से 1947 में जब बंगाल के नोआखली और बिहार में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, तो गांधी जी ने राजनीतिक वार्ताएं छोड़ दी। उन्होंने कहा, आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर हमारे दिल नफरत से भर गए तो वह आजादी किस काम की। वह अपने अनुयायियों के साथ पैदल गांव-गांव गए। ये उनकी अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जब उन्हें अपने ही लोगों के हाथों हो रही हिंसा के बीच चलना पड़ा। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर शांति और प्रेम का संदेश दिया। नोआखली में उनका होना वहां की जनता के लिए आशा और सुरक्षा की गारंटी बन गया था। 44। आजादी का दिन और उपवास। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली, तब पूरा देश जश्न मना रहा था। लेकिन गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वह उस समय कलकत्ता में थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, और उन्होंने उस दिन उपवास रखा। उनके लिए वह आजादी अधूरी थी, जो देश के बंटवारे और लाखों लोगों के दुख के साथ आई थी। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलती जब हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रहते। 45। अंतिम उपवास और सांप्रदायिक एकता की मांग। जनवरी 1948। देश के बंटवारे और आजादी के बाद भी दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बनी रही। पाकिस्तान से आए शरणार्थी और स्थानीय लोगों के बीच लगातार दंगे हो रहे थे। देश की राजधानी में भी नफरत का माहौल खत्म नहीं हो रहा था। गांधी जी ने महसूस किया कि अब केवल भाषण काम नहीं करेंगे। उन्होंने एक बार फिर अपने सबसे शक्तिशाली
हथियार उपवास का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने घोषणा की कि वह तब तक उपवास करेंगे जब तक कि दिल्ली में हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच सच्ची और स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती। नैतिक जीत और उपवास का उद्देश्य। यह उपवास किसी राजनीतिक मांग के लिए नहीं था। यह आत्मशुद्धि और नैतिक दबाव बनाने के लिए था। उनका उपवास इस बात पर जोर दे रहा था कि भारत को अपने मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। पूरे देश पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों को लगा कि अगर बापू को कुछ हो गया तो यह राष्ट्रीय शर्म की बात होगी। विभिन्न समुदायों के नेताओं ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि वे जीवन भर शांति बनाए रखेंगे और हिंसा नहीं होने देंगे। इस आश्वासन के बाद गांधी जी ने 18 जनवरी को अपना उपवास तोड़ा। यह उपवास गांधी जी का अंतिम महान प्रयोग था, जिसने दिखाया कि आत्मपीड़ा और नैतिक शक्ति राजनीतिक और सैन्य शक्ति से बड़ी होती है। 45 महाप्रयाण, अहिंसा का अंतिम बलिदान। 30 जनवरी 1948। उपवास तोड़ने के कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को पता था कि कुछ हिंदू कट्टरपंथी उनकी शांति की मांगों और मुसलमानों के प्रति उनके प्रेम से नाराज थे। उन्हें कई बार जान से 1948 मारने की धमकियां मिली। अंतिम संध्या 30 जनवरी 1948 को गांधी जी शाम को दिल्ली के बिरला भवन में अपनी दैनिक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। वह अपनी दो पोतियों के सहारे चल रहे थे, क्योंकि वह प्रार्थना के लिए हमेशा समय पर पहुंचने का नियम रखते थे। तभी नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने आगे आकर उनके पैर। 1939 को गांधी जी शाम को दिल्ली के बिड़ला भवन में अपनी दैनिक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। वह अपनी दो पोतियों के सहारे चल रहे थे, क्योंकि वह प्रार्थना के लिए हमेशा समय पर पहुंचने का नियम रखते थे। तभी नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने आगे आकर उनके पैर छूने का नाटक किया। जैसे ही गांधी जी ने उसे आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी। अंतिम शब्द और संदेश। गांधी जी जमीन पर गिरे। उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। इस प्रकार एक अहिंसक योद्धा का जीवन हिंसा के हाथों समाप्त हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और तुरंत ही सांप्रदायिक हिंसा को रोक दिया। यह उनके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा बलिदान था। 47 विरासत और सत्य के प्रयोग का अंतिम अर्थ। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी विरासत केवल राजनीतिक आजादी तक सीमित नहीं रही। सत्य की विरासत। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य ही ईश्वर है। उनकी पूरी जिंदगी एक प्रयोगशाला थी, जहां वह हर पल डर, लालच और नफरत के खिलाफ सत्य का प्रयोग करते रहे। अहिंसा की शक्ति। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे बड़ा बल प्रेम और अहिंसा में है। उनके विचारों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे विश्व नेताओं को अहिंसक संघर्ष का रास्ता दिखाया। सादगी का महत्व। उनका चरखा, उनकी खादी और उनका साधारण जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व अहंकार और शक्ति से नहीं, बल्कि सादगी और सेवा से आता है। महात्मा गांधी की यह संपूर्ण गाथा यहीं समाप्त होती है। यह कहानी एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति संघर्षों और सत्य के प्रयोगों के माध्यम से ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर आपको महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोगों की यह संपूर्ण गाथा पसंद आई है, तो हमारा अनुरोध है, कृपया इस ऑडियो बुक को लाइक करें। यह प्रेरणादायक कहानी दूसरे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इसे शेयर जरूर करें और ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक जरूरी बात, इस पूरी ऑडियो बुक में आपने 2 भागों में कहानी सुनी है। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी भाग, इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक के प्रयोग शामिल हैं, जैसा कि उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा था। जीवनी बायोग्राफी भाग, इसमें 1921 से 1948 तक के उनके संघर्ष, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और विभाजन का दर्द को ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जीवनी शैली में पूरा किया गया है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।